शम्स ताहिर खान, आपके पास आते हुए परिवार की ओर से ये जो शंका जाहिर की गई है कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा था, जो मुख्तार अंसारी के वकील, उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि हमने तो बकायदा इसके लिए एक याचिका भी लगाई हुई थी। इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? देखिए, यहाँ पर चित्रा बात यह है कि जब 2018 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार ये शिकायत की थी कि जेल के अंदर उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फिर बाद में तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, तो एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसमें मुख्तार अंसारी के हार्ट को लेकर प्रॉब्लम बताई गई थी। तो यूपी पुलिस हो या फिर जेल, बांदा जेल के ऑफिशियल हो या डॉक्टर जिन्होंने मुख्तार अंसारी को चाहे जेल में या फिर बांदा मेडिकल कॉलेज में जिन इलाज किया, उनका यह था कि मुख्तार अंसारी को हार्ट का प्रॉब्लम था, और ये उनकी फैमिली ने भी माना। मुख्तार अंसारी की वाइफ को भी एक बार जब वो जेल में बंद थी तब भी दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वाइफ फिर ठीक ठाक थी। मुख्तार अंसारी को ये दिल की बीमारी थी और पिछले करीब 6 साल से ये बीमारी थी, और बीच बीच में जब भी जेल स्टाफ या बाकी जो बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज होता तो वहां पे ये बात थी कि बाकी चीजों के अलावा हार्ट की प्रॉब्लम है। और आज शाम की भी अगर बात करूं तो जो जेल स्टाफ है, बाकायदा जेल के स्टाफ ने बताया कि मुख्तार अंसारी के जिस तरह के सिम्टम थे वो उससे पहले भी हुए थे, फरवरी में भी हुए थे और ये 19 मार्च की बात है तब भी हुए थे। और उसके बाद फिर जब शाम को अस्पताल ले जाएगा बांदा मेडिकल कॉलेज, और जो बुलेटिन आया उसमें जो लास्ट लाइन है वो कार्डियक अरेस्ट ही लिखा हुआ है। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जिस वक्त तबीयत बिगड़ी शाम को, उसके बाद कुछ देर के बाद ही मौत हो गई थी, लेकिन चूंकि बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं तो इसलिए डिक्लेयर जो है बाद में किया गया। लेकिन अगर मैं परिवार के इल्जाम की बात करूं, वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अगर मेडिकल की बात करूं तो मुख्तार अंसारी दिल की बीमारी से ग्रसित था, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, दिल की बीमारी से वो ग्रसित था और इसी वजह से दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत की खबर सामने आई। हालांकि परिवार की ओर से आशंका जाहिर की जा रही है। पूरे मामले में अब आगे जांच होगी, क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उसकी पूरी आपराधिक कुंडली इस वक्त मैं देख पा रही हूं, और इसी सवाल के साथ सीधे कुमार अभिषेक आपके पास आते हुए, दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, फौज में जिसके नाना ब्रिगेडियर थे, उसकी अगर अपराधों की कुंडली को हम खंगालें तो यहां पर एक के बाद एक और 2 मामलों में बकायदा उम्र कैद की सजा भी उसको मिल चुकी थी। मैं चाहूंगी जरा विस्तार से उसकी जो आपराधिक कुंडली है उसके बारे में बताइए, और उसके बुरे दिन, क्योंकि जब तक सियासत में रहा तब तक उसका रसूख खूब चलता रहा, लेकिन 2005 के बाद फिर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और यहां पर आपको बताते चले, प्रयागराज में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, प्रयागराज में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा मऊ, बांदा और गाजीपुर में भी धारा 144 लागू हुई है। मऊ, गाजीपुर जहां से उसका रिश्ता है, बांदा जहां पर उसकी डेथ हुई है, और प्रयागराज में भी चूंकि अतीक अहमद के मौत के मामले में हमने देखा था कि प्रयागराज किस तरह से संवेदनशील स्थिति यहां की बनी हुई थी। फिलहाल प्रयागराज में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। कुमार अभिषेक, दादा स्वतंत्रता सेनानी, फौज में नाना ब्रिगेडियर, और इसने अपराध की दुनिया का ऐसा काला चिट्ठा इसका है जिसको देखकर जो गुनाहों की फहरिस्त है उसको पढ़ने में भी बहुत समय लग जाएगा। कुमार। बिल्कुल चित्रा, जो गुनाहों की फहरिस्त है उससे पढ़ने में बहुत वक्त सचमुच लग जाएगा, लेकिन अभी हाल में मुश्किल से महीने भर भी नहीं गुजरे हैं कि 2 मामलों में मुख्तार अंसारी को बकायदा आजीवन कारावास की सजा हुई है। आपको बताएं कि अभी तक आजीवन कारावास या कोई भी सजा कुछ समय पहले तक मुख्तार अंसारी को नहीं हुई थी, सिर्फ उस पर मामले दर्ज थे, लेकिन 61 मामले उसके ऊपर कुल दर्ज थे, और पिछले साल तक कोई उस पर किसी मामले में उसे सजा नहीं हो पाई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक उसकी सजाएं होती गई हैं, और जिस तरीके का जिक्र लगातार हमारे सहयोगी संतोष कर रहे थे उनकी पूरी कुंडली की, तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो उनके ऊपर एलएमजी का मामला हो, जिसमें बकायदा जो बड़े उस वक्त के रसूखदार नेता, राजनेता रहे हैं, उन लोगों ने उनका बचाव किया था। तो चित्रा, ये रसूख किसी से छिपा हुआ नहीं था मुख्तार अंसारी का, और आज भी उसकी जो कुंडली आई है उसमें अभी भी उसके ऊपर कुल 61 केस हैं, जिसमें से 21 केसों का 21 केस अभी भी उसके ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे मामलों में वो बरी भी हुए, लेकिन कई मामलों में सजा भी हो गई, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो कुल मिलाकर उसे जेल में ही उसे जिंदगी काटनी पड़ती, है लगभग तय था, क्योंकि तमाम गंभीर मामलों में एक के बाद एक सजा हो रही थी। परिवार ने जरूर आरोप लगाया
कि स्लो पॉइजन दिया गया है, लेकिन एक इतिहास ये जरूर रहा है कि उसे पहले भी कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन आज का जो ये कार्डियक अरेस्ट था ये मैसिव कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। जिस तरीके से अस्पताल से जो बुलेटिन आई है उसने भी साफ साफ कर दिया है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, लेकिन सवाल अब परिवार की तरफ से पॉलिटिकल सवाल इस पर जरूर उठाए जाएंगे। याद करिए एक शैलेंद्र सिंह डीएसपी हुआ करते थे, जिन्होंने 2005 के आसपास वो LMG पकड़ी थी, लाइट मशीन गन, और उसके बाद उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तब की जो सरकार थी उसने अपने अधिकारी को बैक करने से मना कर दिया था, यहां तक कि उसके इस्तीफे तक करा दिए गए। तो कुल मिलाकर के कितना बड़ा रसूखदार रहा है मुख्तार अंसारी, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। आज उसकी डेथ हो गई और अब आने वाले कुछ घंटों में, चंद घंटों में आप देखेंगे कि उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को वापस उसके घर पर ले जाया जाएगा। बिल्कुल, आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको इसकी क्राइम कुंडली बता देते हैं, क्योंकि जिस शख्स की मौत की खबर सामने आई है, आपको बताते चले, दो अलग अलग धड़े यहां पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी के चाहने वाले कुछ लोग भी, जबकि दूसरी तरफ अगर उसके अपराध की दुनिया को आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से एक के बाद एक कई अपराधों में ये लिप्त रहा और उसकी दुनिया लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। मुख्तार को 17 महीने में 8 बार सजा हो चुकी है, इसमें से 2 बार उम्र कैद की सजा। मुख्तार को पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई थी, वहीं 8वीं सजा 13 मार्च 2024 को हुई थी। मुख्तार के खिलाफ सजा का सिलसिला 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। 17 महीने में इस शख्स को 8 बार सजा सुनाई जा चुकी थी। इससे ही आप समझ सकते हैं कि इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से इस तरह के जितने भी लोग रहे उनके खिलाफ मामला तेजी से आगे बढ़ने लगा। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, और आपने मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली भी देखी है। शैलेंद्र जी, अब जबकि ये शख्स हमारे बीच नहीं रहा है, इसको किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे? हालांकि हार्ट अटैक की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत दुखद होती है, यकीनन इनके भी जो चाहने वाले हैं वो इस समय बेहद गमगीन है, लेकिन दूसरी तरफ एक क्राइम कुंडली जिसको देखकर ही व्यक्ति दहशत से भर उठे। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, हम लोग के संस्कार ऐसे नहीं है जी। लेकिन ये भी बात सही है कि मुझे तो रिजाइन किए हुए 20 साल हो गए। 2004 जनवरी में तब पकड़ा था मैंने, पोटा लगाया था, लाइट मशीन गन पकड़ा था, और उसके बाद रिजाइन करना पड़ा। उस समय की परिस्थितियां सबको मालूम है। और ये जैसे कहावत है हम लोग के यहाँ कि आपके कर्म आपके सामने आते हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसकी और उसकी कहीं न कहीं से बददुआएं लगती हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि जो इस तरह से इन पे हार्ट अटैक आया, और कुछ समय पहले से न्यूज बार बार आ रही थी कि मुख्तार अंसारी डरे हुए हैं कि उनको कहीं जहर न दिया जाए, कहीं कुछ न दिया जाए, बार बार वो कोर्ट से गुहार भी कर रहे थे। तो एक उसी का नतीजा था कि आदमी अपने समय में डर जाता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, कहीं न कहीं वो हमारे सामने आ रहे हैं, और उसी डर की वजह से इनको हार्ट अटैक पड़ा है। जी, आपने कहा कि आपने चूंकि इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, इस वजह से उस समय की सरकार ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया था। हाँ, बात सही है। वो तो मैंने अपने रिजिग्नेशन में ही पूरा ये सब लिखा था कि जब मैं उसको पकड़ा था, मैं ही उसमें FIR दर्ज कराया, मैं वादी था, और बाद में मेरे पर दबाव पड़ने लगा था कि आप इसका नाम हटा दीजिए। और मैंने बोला कि भाई कोई भी पुलिस अधिकारी FIR दर्ज कराता है तो FIR नहीं बदल सकते हैं। फिर यहाँ तक कहा गया कि ठीक है, विवेचना दूसरा अधिकारी करेगा, आप उसका विवेचना में नाम मत लीजिए मुख्तार का। तो मैंने कहा भाई जो मैं दर्ज कराया हूँ केस, अगर उसको डिटो नहीं करूंगा तो ये माना जाएगा मैं पैसा लेके पलट गया हूँ। बिल्कुल। और ये कहीं न कहीं से मेरे अगेंस्ट है, मैं ये सब नहीं करूंगा। जो सही है वो किया मैंने, और लास्ट में उसका खामियाजा मुझे ही भोगना पड़ा। किस पार्टी की सरकार थी उस समय? तत्कालीन में मुलायम सिंह यादव की कल्पमत की सरकार थी। आपको याद होगा 2003 में BSP को तोड़ के इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। बिल्कुल। और मुख्तार जैसे लोग उनको समर्थन दे रहे थे। 2004 में मुलायम सिंह की सपा की सरकार थी जो कल्पमत की थी, इन लोग के सपोर्ट से चल रही थी, मुख्तार जैसे लोगों से। कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला भी जब सामने आया था, उस वक्त भी उस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी शैलेंद्र सिंह जी, लेकिन जो खबरें जिस तरह की सामने आई, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार लगे रहे और उनके लिए इंसाफ की मांग करते रहे, तब जाकर इस शख्स के खिलाफ
मामला आगे बढ़ा? बात सही है। जो मैंने लाइट मशीन गन पकड़ी थी वो कृष्णानंद की हत्या के लिए ही मुख्तार अंसारी खरीदना चाह रहा था, और ये सब एफआईआर में दर्ज है। ये रिकॉर्ड है, जो उस समय फोन इनका टैप किया जा रहा था वो शासन परमिशन से, वो सब एविडेंस एक्ट के तहत रिकॉर्ड है, और इसको लिखा भी गया था उस समय केस डायरी में। लेकिन पोटा मुलायम सिंह ने अनुमति नहीं दी, जबकि एग्जिस्ट करता था पोटा, इनका स्टेट का कानून नहीं था, सेंट्रल कानून था। फिर भी उसको इन्होंने परमिशन नहीं दिया मुलायम सिंह ने। आउट ऑफ वे जाके इसको बचाने की कोशिश की उन्होंने, और बचाया भी उस केस, पर्टिकुलर केस में जी। तो ये सब घटनाएं सामने थी। शैलेंद्र सिंह जी, आप इतने बड़े अधिकारी रहे और आपका ये कहना है कि एक आपराधिक व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने एक्शन लिया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, क्योंकि आपने ईमानदारी से एक्शन लिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि राजनीतिक गलियारों में इसका रसूख इतना ज्यादा था कि अगर कोई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी इसके खिलाफ एक्शन ले तो उनके लिए उल्टा पड़ जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उस समय आपको याद होगा मऊ में दंगा हुआ था और खुली जीप में बैठ के ये घूमता था। आप सोचिए कि कोई पुलिस अधिकारी इसको टोक नहीं रहा है उस समय, जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था, दंगा भड़क रहा था, और ये खुलेआम जाके वहाँ किस तरह से घूम रहा था, ये पूरा मीडिया में भी आया था और सब जगह रिकॉर्ड में है। तो रसूख को कितना था इसका आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। कितने लोगों को, पुलिस अधिकारियों को गोली चलाया इसने, मरवा दिया। ये घटनाएं कोई आम नहीं थी। सब लोग जानते थे मुख्तार अंसारी को राजनीतिक प्रश्रय है, और इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई इसके खिलाफ बोल दे। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, और वही कार्रवाई करने का नतीजा मुझे भोगना पड़ा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का करीबी होने का बहुत फायदा उठाया मुख्तार अंसारी ने, और लगातार इसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया। मतलब एक के बाद एक कई क्राइम, 62 मामले इसके ऊपर दर्ज, 2 बार उम्र कैद की सजा जिस व्यक्ति को हुई हो उसके बारे में आसानी से समझा जा सकता है कि इस पर अगर लगाम पहले लगाई गई होती तो शायद क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह ये पूर्वांचल का नहीं बन जाता। शैलेंद्र जी, बात सही है। देखिए, आप सोचिए कि आपने कहा कि अभी पिछले कुछ महीनों में इस पर 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। बिल्कुल। और ये पहले नहीं होता था, क्योंकि गवाह ही पलट जाते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गवाही दे दे इनके प्रति। तो अब ये सरकार बदली, निजाम बदला, किस तरह से पंजाब से ये घसीट के लाया गया। आप लोगों ने देखा कि व्हील चेयर पे आया, योगी जी के सरकार में इस पे फिर एक्शन हुआ, फिर गवाहों को प्रोटेक्शन हुआ, और वही लोग गवाही न्यायालय में जाके देने लगे, और फाइनली इसको अब तड़ातड़ सब जिसमें आप देख रहे थे इसके मुकदमे थे उनमें इसको सजा होती जा रही थी। तो निजाम बदलते ही सब असर दिखने लगा। पहले की सरकारें इनको खुला प्रेशर दे रही थी। मैंने अपने त्याग पत्र में ये शब्द लिखा था कि अब तो राजनीति का, पहले माफिया पीछे से सपोर्ट करते थे, अब तो वो खुलेआम सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसी दशा में हम जैसे ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर सकते, और मैंने रिजाइन किया था, और ये मैंने अपने त्याग पत्र में स्पष्ट लिखा था। हमारे देश के बड़े अधिकारी जब इस तरह क्राइम के खिलाफ कोई एक्शन लें और उनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई होने लगे तो वो अपने भीतर कितनी बेचारगी महसूस कर रहे होंगे। आपकी बातों से इस बात को समझा जा सकता है।